नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि फार्मर्स के साथ क्या क्या चुनौतियां हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे जो एग्रीकल्चर है उसमें उनके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि उनका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो उनकी खुद की लाइफ स्टाइल है, वो सब प्रॉब्लम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम सब देखेंगे कि उनको सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो एक तो सिंपल सा है कि एक जैसे मैं आपको इस तरीके से बता दूं जो आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे। तो पहले तो एक उस टर्म में अगर हम देखें कि भाई फार्मर डिस्ट्रेस जो है, ये परिभाषा छोड़ दिए। मतलब फार्मर डिस्ट्रेस सिंपल सा क्या है कि किसान क्या करता है, खेती करता है। तो किसान के समक्ष कृषि करने के दौरान जो चुनौतियां आती हैं, पहली बात। इसके बाद जब उसकी कृषि हो जाती पूरी, उसके बाद जब उससे उसको मुनाफा नहीं होता है, उसके बाद जो उसके समक्ष चुनौतियाँ आती हैं, तो इससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो फार्मर डिस्ट्रेस है। ठीक है, किसान संकट है वो। तो हम जैसे देखते हैं कि किसान क्या है, खेती करेगा। ठीक है, खेती करेगा तो क्या क्या लगेगा। खेती करेगा तो उसे उसे क्या चाहिए, उसे भाई भूमि चाहिए। ठीक है, भूमि कैसी हो, भूमि उपजाऊ हो। अच्छा, अगर उपजाऊ नहीं है तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कम होगा या फिर वो बो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको चाहिए इनपुट्स चाहिए। अच्छा, इनपुट्स क्या चाहिए उसको, अच्छे बीज चाहिए, अच्छे उर्वरक चाहिए। ठीक है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था चाहिए। इसके अलावा जब वो जब अच्छा सिंचाई चाहिए तो सिंचाई की दो चीज़ चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था चाहिए और बिजली चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए उसको, और चाहिए उसको कि उसके पास साख हो, क्रेडिट हो, मतलब कि भाई पैसा हो। पैसा किस लिए हो, ताकि वो इनपुट लगा सके। अच्छा, अब इनपुट लगा सके तो दो चीज़ें करेगा, या तो वो लोन लेगा। ठीक है, अब वो लोन दो जगह से ले सकता है, एक तो बैंक से ले सकता है और दूसरा साहूकार लोग से ले सकता है। पर ये प्रोसीजर आपको ही पता है कि एक हमारे देश में 85% किसान कैसे हैं, सीमांत हैं। मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन वाले हैं। 2 हेक्टेयर से कम का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 डिसमिल 3 डिसमिल तक वाला सीन भी है। ठीक है, तो वो साहूकार को ही प्रेफर करेंगे। ये लगाएगा उनके ऊपर 24% ब्याज, 20% ब्याज महीने के। ठीक है, तो उनकी जो स्थिति है वो और बदतर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये अपना सामान बेचने बाचने गए तो वहाँ उनको बिचौलिए परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अब बिचौलिए परेशान कर रहे हैं तो अपना सामान मंडी के बाहर ही बेच दिए। अब बाहर ही बेच दिए तो सही रेट नहीं मिला। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, जो शिक्षा है वो नहीं है, तो शिक्षा कम होने की वजह से, नहीं होने की वजह से जो कृषि में सुधार हैं वो इन तक पहुंचने में देर हो जाते हैं। ठीक, जैसे बागवानी फसलों की ओर बढ़ना चाहिए, कि खाद्यान्न फसलें करना चाहिए, कि नकदी फसलें उगाना चाहिए, ये सब चीज़ें पल्ले ही नहीं पड़ती, तो सीधे वो खाद्यान्न फसलों में सीमित रहते हैं और जीवन निर्वाह कृषि में सीमित रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनके ये कृषक संकट पैदा होता है, और मतलब ये सब इनके लिए चैलेंजेस बनते हैं, इनकी समस्याएं बनती हैं। फिर इसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, फिर इसकी वजह से फार्मर जो हैं अपना जीवन जो है त्याग देते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इनमें गरीबी पैदा होती, बेरोजगारी पैदा होती, भी पलायन करते हैं। तो ढेर सारी चीज़ें आती हैं। तो अपने इसको लिटरली बताऊं अगर मैं, तो आपको ये जो टॉपिक है कृषक संकट, ये तो ऐसा है कि हम अगर बस अपने चारों ओर ऑब्जर्व कर लें, किसी किसान को देख लें, उसकी समस्या जान लें, तो आपको इस टॉपिक को प्रैक्टिकली ही पढ़ा जा सकता है। और इस तरीके से प्रैक्टिकली देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। आप मॉरिशस से, मालदीव से, या फिर आप ऐसी जगह से तो कहीं पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे। सिंपल सी बात है, आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके चारों ओर कोई ना कोई किसान तो होगा ही, चाहे आप इंदौर जैसे बड़े शहर रह रहे हों और चाहे आप पांडुपना में रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में अगर हम इसे देखें, एक बार आगे बढ़ें तो समझते हैं कि जैसे देखिए क्या होता है, उनके सामने क्या समस्या आती है कि रीज़न क्या है। तो जैसे देखिए, वर्षा नहीं होना, ठीक है, या मानसून पर निर्भरता, बंजर भूमि होना, ये तीनों चीज़ें हैं इसमें। वर्षा का कम होना,
अभी इसको मैं आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उस सब कारणों से समझा दूंगा, लेकिन एक लेमैन टर्म में समझिए। जैसे वर्षा नहीं होना, वर्षा हुई तो कम हुई, या मानसून पर डिपेंडेंसी है, ये सब भी हो गया ठीक। तो बंजर भूमि है, या मृदा जो है उर्वर नहीं है, ये सब समस्याएं पैदा होती हैं उनके सामने। अच्छा, इसके बाद क्या होती है कि जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया आपका, ठीक है, कीटनाशक हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए इनको पैसे नहीं हैं इनके पास कि अच्छा खरीद पाएँ, मतलब अच्छे किस्म के बीज खरीद पाएँ। बीज खरीदने के पैसे तो हैं, लेकिन अच्छी किस्म के बीज चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो, तो एक वो समस्या है। फिर जैसे एनपीके लिखा है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया, तो ये उर्वरक हैं, तो ये उपलब्ध नहीं है इनके पास इनपुट्स अच्छी मात्रा में, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि सरकार सब्सिडी भी देती है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जागरूकता नहीं है, अशिक्षा है। इसके बाद हम देखें क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जिस समय एक नॉर्मल समय है, जैसे कि एक नॉर्मल टाइम है हमारा जून जुलाई का, जिसमें हम धान के रोपे लगाते हैं, अक्टूबर का टाइम है कि हम गेहूँ बोते हैं, लेकिन जून जुलाई के समय में बारिश कम हो या बारिश हो ही ना, तो हम रोपे नहीं लगा पाएंगे। रोपे नहीं लगा पाएंगे तो फिर हमें धान की फसल बर्बाद होगी। तो ये सब भी चीज़ें क्लाइमेट चेंज से हो रही, तो उससे किसान इम्पैक्ट होता है। फिर पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, तो उसको सिंचाई में सुविधा होती है। इसके अलावा लोन आसानी से नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिल जाए तो फिर उसको अगर नहीं चुका पाए तो कहीं ज़मीन कब्जा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस डर से भी उनको वो बैंकिंग ये सब का रास्ता नहीं चुनते हैं। फिर उनके ऊपर साहूकारों से जो कर्ज लिया गया है, उधार ली गई है, उससे उनके ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है, तो वो एक प्रकार से डेब्ट ट्रैप में चलते जाते हैं। गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। साथ ही करप्शन की, जैसे आरआरबी इतने सारे बने हुए हैं कि भाई 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, कि मतलब अगर कृषि मतलब लोन दिया जाएगा आरआरबी से, तो 75% लोन तो सिर्फ कृषि क्षेत्र में जाएगा। पर इतना करप्शन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो उन तक आने के पहले ही सब खत्म हो जाता है। तो या फिर उनको दिया ही नहीं जाता है। जो बड़े किसान होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, तथाकथित उच्च जाति के जो लोग होते हैं, उन्हीं को सब कुछ मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें तो उनके सामने आती हैं। अब हम इसको उस तरीके से देख लेते हैं, एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको और तरीके से बताता हूँ जिसको आप, अगर आपको मान लीजिए सब भूल जाए कि भाई यार मैंने तो ये याद किया था, याद ही नहीं आ रहा, तो वो एक तरीका बता देता हूँ आपको मैं। फार्मर डिस्ट्रेस रीजन, ठीक। तो देखिए, छोटे जोत होना, ये हो गया छोटे जोत होना। उसके अलावा और क्या कारण, फार्मर डिस्ट्रेस होने के, किसान संकट, आय की अनिश्चितता, ठीक है। और क्या रीजन है, ऋणग्रस्तता। और क्या रीजन है, साख या क्रेडिट या बैंक से जो लोन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, उसका अभाव। अच्छा, इसके अलावा इनपुट लागत का ज़्यादा होना। इसके अलावा भूमि विखंडन। अच्छा, और क्या होता है, और ये है कि जो अवसंरचना है, कैसी अवसंरचना, जिसमें आपका बिजली, पानी, सड़क, ये जो है इनका अभाव होना ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, बहुत बाढ़ आ गई तो किसान की फसल चौपट हो गई, पाला गिर गया, खड़ी फसल गिर गई, इस तरीके से। फिर नीतिगत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसान जो है, किसान संकट भी पैदा होता है। फिर उसके बाद मानसून पर निर्भर होना। इसके अलावा क्या है, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा हम देखें कि वाटर लेवल में गिरावट। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है कृषि उत्पादों की कीमत में कमी होना। कृषि
उत्पादों, 1 किलो गेहूँ आपको 20 रुपये मिल जाएगा, 30 रुपये मिल जाएगा, 20 रुपये मिल जाएगा कृषि उत्पादों की। लेकिन आपको 1 किलो आटा 10 रुपये में नहीं मिलेगा, मतलब 1 kg गेहूँ आपको 20 रुपीज़ मिल गया। 20, 1 किलो आटा आपको 50 रुपये मिला। और पार्ले जी आटे से बनती है, पार्ले जी का एक बिस्किट मान लेते हैं 50 ग्राम का है, वो 5 रुपये का आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो 50 रुपये में कितना आएगा, आधा किलो 100 रुपये में 1 किलो। तो अब देखिए 1 किलो बिस्कुट कितने में बन रही है, 100 रुपये में। तो 1 किलो गेहूँ 20 रुपये का, पर 1 किलो बिस्किट 100 रुपये की मिल रही है। मतलब प्रोसेसिंग हो जाने का उसकी कीमत देखिए कितनी बढ़ जा रही है। फिर उसके बाद विपणन की सुविधा जो है, ये सब नहीं होना, ये सब कारण बनते हैं फार्मर डिस्ट्रेस के। अब मैं आपको इसको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तरीके से समझा देता हूँ। साथ ही इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ कि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। कि भाई हम पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं किसान संकट। तो पता, अभी एक तो हम आसान भाषा में समझ गए कि क्या किसका मतलब होता है। किसान संकट, फसल उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि न होने के साथ साथ घटती आय के कारण किसानों के जीवन निर्वाह की समस्या को ही किसान संकट कहते हैं। मतलब फसल उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि न होने के साथ साथ घटती आय के कारण किसानों के जीवन निर्वाह की समस्या को ही किसान संकट कहते हैं। अब इसकी ढेर परिभाषा हो सकती है, आप कुछ भी परिभाषा बना सकते हैं, पर ये भी एक परिभाषा है। अब हम इसमें देखें कि जो NSSO का आंकड़ा है, 70वां और 77वें दौर के आंकड़े हैं, जो 2012-13, 2018-19 के आसपास हुए थे। तो देखिए, ये मैं NSSO तो 17th टाइम का और 77th टाइम का, ये दो हुआ। तो 17th टाइम का हुआ 2012-13 में। तब इसमें किसान की जो आय है मासिक 6,426 रुपये है। तो 2018-19 के आसपास कितनी है, 10,218 रुपये, ये मासिक आय है। ठीक है। अब सोचिए इसमें क्या होगा, मतलब अब सोचिए 2024-25 में, 2022 में डबल करने का चल रहा था, तो क्या ही हुआ होगा। यह औसत आय है, बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा हम देखें, अगर और कुछ डेटा देखें कि हम ये बोल रहे हैं ना कि किसान की आय कम क्यों है, किसानों के साथ संकट कैसे है, तो कैसे हमको पता चले संकट है। तो देखिए, तो ये दिख गया आपको किसानों की आय, NSSO यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसान आय, और ये प्रति माह का है। ठीक है। अब दूसरा देखिए आप कि किसानों पर 21 लाख करोड़ का कर्ज बकाया है। 21 लाख करोड़ कर्ज बकाया, 2023 का डेटा है ये। और सबसे ज़्यादा कृषि ऋण वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। अच्छा, और अगर आप देखने जाएं कि जो किसान है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि NCRB के डेटा के हिसाब से अगर हम जाएं तो जो किसानों की दर है, ये क्या है, ये बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र जो है इसमें टॉप में है। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि ये सब संकट हैं, मतलब ये सब चीज़ दिख रही हैं, तो हमको पता चलता है कि इनके साथ संकट है। तो अब वो क्या संकट है,
उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कारण तो वही होंगे। एक हो गया आपका सोशल, एक हो गया आपका इकोनॉमिकल, एक हो गया आपका पॉलिटिकल, फिर एक हो गया आपका इन्वायरमेंटल, फिर इसके बाद आपका कुछ तकनीकी कारण। तो ये सब है। तो कोशिश करते हैं इन सबको समझने की। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्थिक कारण से। अगर हम आर्थिक कारण से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि जो उत्पादन लागत है, मतलब सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले देखें अगर आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण में भी कई चीज़ें हैं, पर सबसे पहला है बढ़ती उत्पादन लागत और आय में गिरावट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि इनका प्रोडक्शन भी गिर रहा है और इनके पास जो आय है उसमें भी कमी हो रही है। कैसे मान ले भाई कि ऐसा हो रहा है? ठीक है, हम बताते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। जैसे देखिए, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, इसके बाद आपका कीटनाशक हो गया, इसके अलावा जो डीजल हो गया, क्योंकि जनरेटर चलाना पड़ता है पानी का मोटर चलाने के लिए, ठीक है। तो इन सब के तो दाम बढ़ रहे हैं। अब इन सब के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में गेहूं का दाम 30 रुपये किलो ही है, 20 रुपये किलो ही है, वो नहीं बढ़ रहा है। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है कि इनपुट तो ज़्यादा लग जा रहा है, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। आप 50-50, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं इनपुट के रूप में, और रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो आपको लगेगा कि भाई जब पोस्ट ही नहीं आ रही चीज़ में तो पढ़ाई क्यों करूँ, इस टाइप से। अच्छा, अब बढ़ती उत्पादन लागत और आय में गिरावट, ये तो हमने देख लिया कि ये एक कारण है। तो 2022 में, जैसे हम उदाहरण देखें कुछ, तो 2022 में यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरक की कीमत बढ़ी, ठीक है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर 2022, तो क्या हुआ? इससे इससे उर्वरक जो है उसकी कीमत बढ़ी। दूसरा, जो डीएपी उर्वरक है उसकी कीमत बढ़कर 2,500 रुपये प्रति बोरी हो गई। जो डीएपी उर्वरक है उसकी कीमत कितनी हो गई? 2,500 रुपये प्रति बोरी हो गई। अच्छा, अब और क्या हुआ? इसके अलावा ये हुआ कि गेहूं उत्पादन लागत तो बढ़ी, पर एमएसपी जो है इनकी तुलना में सिर्फ 5% बढ़ी। मतलब उत्पादन लागत हमारी 30% बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो लेकिन सरकार जो एमएसपी को बढ़ा रही है वो 5% ही बढ़ रही है। तो मोटा माटी देखा जाए तो 25% का तो नुकसान है ही। और अच्छा, ये सब हुआ। दूसरे कारण में हम जाएं तो कर्ज का चक्र और सूदखोरों पर निर्भरता, ये किसान संकट का एक, मतलब आर्थिक कारण है किसान संकट का। अच्छा, क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है कि बैंकों से हमें पर्याप्त व सस्ते कर्ज नहीं मिलने पर किसान जो है साहूकारों से 25 से 30% ब्याज पर कर्ज लेते हैं। देखिए, ये लाइन तो मुझे ऐसा लगता है कि उतनी इफेक्टिव नहीं है कि बैंकों से सस्ते व पर्याप्त सस्ते कर्ज, बैंकों से सस्ते कर्ज मिलते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि 25 से 30% ब्याज पे तो पर्सनल लोन नहीं देता बैंक, ठीक है ना। तो ये जो, मतलब इसमें जो ये वाला डेटा है इसको तो मैं फॉल्स मानता हूँ, मतलब लाइन गलत मानता हूँ। मेरा मतलब ये है कि बैंकों से पर्याप्त कर्ज न मिलना, ये एक लाइन है। पर साहूकार से तो सस्ता ही लोन देता है बैंक, बैंक तो नहीं लूटता आपको, ठीक है। बैंक के पास 32 लाख का, 10 लाख करोड़ का कर्जा बकाया किसानों का, साहूकारों के पास नहीं, वो तो चमड़ी खींच लेगा आपकी। अगर बैंक वाले भी कम नहीं होते, लेकिन साहूकारों की तुलना में तो कम ही होते हैं, ठीक है। तो कर्ज का चक्र मतलब, तो बैंकों से इन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिलना, बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिलना। फिर दूसरा,
साहूकारों से मिल आसानी से जाता है, इनको दिक्कत है ना, क्योंकि उसको पता है कि साहूकार को पता है कि चुका नहीं पाएगा, उसकी ज़मीन छीनने मुझे। साहूकारों आसानी से साहूकारों से आसानी से ऋण मिल जाना। ठीक है। अब जैसे पंजाब में अगर आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा किसान कर्ज की चपेट में है। दूसरा, 2018 से 20 के दौरान पंजाब में 2500 से अधिक किसानों ने जो है अपना जीवन जो है त्याग दिया, सिर्फ कर्ज की वजह से। अच्छा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब फार्मर्स के द्वारा अपने जीवन त्याग देने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्या, आपका ये कर्ज हो जाना, और बहुत से लोगों का ये होता है ऐसे। फिर बाजार व्यवस्था में शोषण और एमएसपी की सीमाएं। बाजार व्यवस्था में शोषण और एमएसपी की सीमाएं। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ये कारण? इसमें कहना चाह रहा है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं वहाँ पर बिचौलियों का वर्चस्व है, और बिचौलियों की वजह से क्या होता है, किसान जो है अपनी फसल उचित दाम में नहीं बेच पाता। बिचौलिए क्या करते हैं, बिचौलिए का मतलब सिंपल सा मतलब ये है, आप ये समझिए कि जैसे आप किसी शहर में आए रहने, तो ए शहर में रहने आए, अब ए शहर में रहने आए तो आप जो है मकान ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप हो गए क्या, किराएदार, और ये कौन हो गया, मकान मालिक। अब आप मकान मालिक से मिलने गए, मकान मालिक ने बोला कि हाँ ठीक है 5,000 रुपये महीना लगेगा, 5,000 रुपये डिपॉजिट लगेगा, आप रहना शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन अब इस बीच में क्या हो जाए, अच्छा इसमें आपको कितना खर्चा हुआ, 10,000 रुपये खर्चा हुआ। अब इसमें बीच में एक दल्ला आ जाए, ठीक है, वो बोले कि भाई साहब आपको रूम नहीं मिल रहा ना, चलिए मैं आपको रूम दिलवा देता हूँ। अब ये रूम दिलवाया, अब इसने क्या किया, बोला जितना रेंट होगा उसको 50% मैं दूँगा। भाई अब ये 2,500 ये ले लिया, तो आपके 12,500 लग गए, जहाँ आपके 10,000 लग जाते। तो नुक्स आपको ये हुआ कि अच्छा आप शुरू में थोड़ा सा परेशान भी तो हो जाइए, पर नहीं हुए आप, ठीक है, तो आपने इसको सहारा बनाया तो पैसे तो लेगा। ये आपका रूम जो 10,000 का आपको पड़ा था, अब 12,500 का पड़ा, और ये इसमें बीच में घुस गया। ऐसे ही किसानों के साथ हो रहा है। सरकार और किसान, सरकार की जगह यहाँ पे मंडी बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो किसान और मंडी के बीच में, किसान और सरकार के बीच में कोई क्यों है भाई, सीधे तुम किसान मंडी गया वहाँ बेच दिया, पर ये बिचौलिए आएंगे, बोलेंगे अरे 2-3 दिन कहाँ लाइन पे लगोगे, लाओ हमको बेच दो, अब हमसे इतने में ले लो, वहाँ वहाँ इतने में, वहाँ बेचोगे 1,000 में, हमको 900 में बेच दो, तुम 2 दिन परेशान भी नहीं होगे, नहीं तो यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, तो 2 दिन में तो तुम्हारा इतना खर्चा ही हो जाएगा, इस तरह पानी गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, ये वो। और वो लोग इन चीज़ों को सस्ते दाम में लेकर के मंडी में नहीं बेचते, ठीक है, और कहीं बाहर बेच देते हैं, या मंडी में जो सबसे ऊँची बिडिंग लगा देते हैं उनसे भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से किसान को सही दाम नहीं मिल पाता उसकी उपज का। अच्छा, अब एमएसपी जो है आपकी 23 से 24 फसलों पे जारी की जाती है, ठीक है, जबकि किसान को अपनी उपज का 20 से 30% ही मिलता है इस चीज़ में। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए, किसान एमएसपी क्या करता है, जैसे हमारे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है। अब एमएसपी का मतलब ये है कि भाई मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो सेलिंग प्राइस समझिए, कैसे समझिए, कि सरकार ये कह रही है कि भाई तुम मंडी में इसको 3,000 रुपये बेचो, 3,500 रुपये बेचो, 3,900 रुपये बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये जो रेट बनाया है इस हिसाब से बनाया है कि इससे कम कीमत पे अगर कोई ख़रीदेगा तो तुमको घाटा होगा। मतलब अगर तुम इसको 2,200 रुपये कुंटल में बेचोगे तो तुमको घाटा होगा, इसलिए घाटा होगा क्योंकि जो तुमने आय लगाई है उसमें अपनी, वो निकल के नहीं आएगी। समझ गए? तो मैक्सिमम तो आप कितना ही बेचिए मंडी में, 5,000 बेचिए, 10,000 बेचिए कुंटल, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे कम नहीं जाएगा। पर होता क्या है कि जैसी सरकार एमएसपी डिसाइड करती है, अब बिचौलियों को समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है 2,500 रुपये में तो सरकार ही खरीद लेगी, तो वो ये जानते हैं, सरकार का रहता है कि ठीक है बिका नहीं तो फिर सरकार खरीद लेगी इस कीमत पे। अब बिचौलिए क्या करते हैं कि 2,400 रुपये रेट है तो 3,000 रुपये में या 2,600 रुपये में, या फिर किसान को इतना डराएंगे धमकाएंगे कि वो बेचारा जो है कम कीमत में ही बेच देगा। तो एमएसपी से भी नीचे बिक जाता है कई जगह मंडियों में, मतलब मंडियों के बाहर एमएसपी से भी कम कीमत में बिक जाता है उनका उत्पाद।
ये सबसे बड़ी समस्या होती है उनके साथ। जैसे 2023 में मध्य प्रदेश में टमाटर किसानों को 2 रुपये प्रति किलो मिला, जबकि बाजार में 40 रुपये प्रति किलो कीमत थी। समझ रहे हैं, मतलब कि 2 रुपये प्रति किलो में मंडी में बिका उनका टमाटर, और मार्केट में 40 रुपये किलो उसका रेट रहा, 20 गुना ज़्यादा। अब सोचिए ये चीज़ उसको मिल जाती तो कितना अच्छा होता। फिर अगला चौथा कारण है छोटी जोतें और उत्पादकता में कमी। अब होता क्या है, छोटी जोतें का मतलब ये है कि भाई छोटे छोटे खेत बना रखें क्यों? सामाजिक रूप से बंटवारा है, सामाजिक रूप से घर में विभाजन हो रखा है, 4 भाई हैं 5 भाई हैं, 1 एकड़ ज़मीन, तो इसको भी 4-5 टुकड़ों में बांट दिए हैं। अब बैल ले जाके खेती करेंगे, और कोई मतलब या तो फिर खुद से ही उसमें गुड़ाई करेंगे, जुताई करेंगे, सब कुछ करेंगे, कितना ही उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो उत्पादन ही नहीं होगा, उस उतने से छोटे से बंधिया में क्या ही उत्पादन होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो उनकी आय घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी। ठीक है, उत्पादन जो है घट जाएगा तो उत्पादकता भी घटेगी, ये सब चीज़ें होगा। अब देश के लगभग 86% जो किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब 86% किसान ऐसे हैं 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले हैं। और बिहार में किसानों के पास औसत जोत 0.4 हेक्टेयर है। 1 एकड़ धान से सालाना आय 20 से 25 हज़ार रुपये होती है। तो आप समझिए कि मतलब छोटी जोत होने की वजह से किसानों को कितना संकट होता है। और इसका ये मतलब आर्थिक कारण ये है कि भाई उनको आय में नुकसान हो रहा है, लेकिन छोटी जोत होने का कारण सामाजिक है। अच्छा, अब अगर हम अगला चौथा चौथा देखा था क्या हमने, अब हम देखेंगे अगला पांचवा कारण। तो मतलब उसी में ही आर्थिक संकट में हम देखेंगे पांचवा। तो देखिए क्या है, वैश्विक बाजार और आयात निर्यात नीतियों का दबाव। वैश्विक बाजार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीतियों का दबाव। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 2021 में सरकार द्वारा गेहूं निर्यात पर बैन लगाने से पंजाब हरियाणा के किसानों को गेहूं एमएसपी से कम दाम पर बेचना पड़ा। गेहूं के एक्सपोर्ट करने पर सरकार ने बैन लगा दिया, और पंजाब हरियाणा में तो अच्छी खासी मतलब वैल्यू में होता है आपका गेहूं। तो उससे क्या हुआ, इसमें लिख देता हूँ मैं, बैन टू एक्सपोर्ट। तो इससे पंजाब हरियाणा के किसानों को क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ, एमएसपी से कम कीमत में बेचना पड़ा। कितना रखेंगे भाई, खेत में जब तक खड़ी तब तक ठीक है, अब इतना बड़ा स्टोरेज थोड़ी ना उनके पास। सरकार के पास तो स्टोरेज नहीं है, सोचिए आप, सरकार जिसके पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए के मालिक है, उसके पास पैसा नहीं है, तो एक सामान्य किसान के पास पैसा होगा, स्टोरेज बना लेगा। ठीक है, जो एक खान सर का वीडियो था वो कितना अच्छा उन्होंने बोला था कि भाई हमारा पार्लियामेंट कितने कितने महीने खाली रहता है, भाई कितने सारे स्कूल हैं जो गर्मियों के समय में खाली रहते हैं, कितने सारे मंदिर हैं जो इतने बड़े बड़े हैं, तो भाई उनको बना दो ना स्टोरेज हाउस, क्या दिक्कत है। खाना ज़रूरी है, धर्म नहीं रहेगा तो भी खाना चल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उससे वोट नहीं मिलेगा ना, दिक्कत तो ये है। अब फसल बीमा की खामियां आर्थिक कारण है। इतनी नीतियां तो इतनी सारी बनाएंगे, पर इतने सारे लूप होल्स होंगे कि बेचारा मर जाएगा किसान उसको समझने में। फसल बीमा की खामियां, क्या खामी कारण क्या है, फसल बीमा योजना में देरी, अधूरा मुआवजा, बीमा कंपनी द्वारा दावे ठुकराने, ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब क्या है, देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है, ये आपको लगता है सरकार का ये क्या हो रहा है, इसमें गारंटर तो सबको तो सरकार है, पर ये आउटसोर्स्ड है। ये कोई एलआईसी नहीं कर रही है, ये आपकी कोई रिलायंस हो गया, ये सब जो इंश्योरेंस कंपनी है ये सब कर रही हैं इनको। तो ये प्रीमियम होता है, सरकार इन कंपनियों को देती है प्रीमियम। अब सोचिए 2-2%, 1.5%, 5-5% सरकार प्रीमियम भरती है। जैसे रबी की फसल है तो 1.5%, खरीफ की फसल है तो 3%, और अगर कैश क्रॉप्स है तो 5%। इस तरीके से प्रीमियम भरती सरकार पूरी फसल का। ये सब कंपनीज को जाता है, इन प्राइवेट कंपनी सब आउटसोर्स करा गया ये काम। तो ये क्या करेंगे, खूब सारे ऐसे ऐसे नॉर्म्स लगा देंगे, जैसे वो आता है ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
अब वो जो ये जो स्टार है ना, जो किसी चीज़ पे लगा होता है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये असली टर्म्स एंड कंडीशन तो यही है, असली टर्म्स एंड कंडीशन तो इसी में लिखी हुई है। तो ये इनके साथ होता ये है कि बताएंगे सब कुछ लेकिन मिलेगा इनको कुछ नहीं, तो देरी से। अच्छा, मुआवजा भी पहली बात तो बीमा है, बीमा करने में देरी करेंगे, कर भी दिए बीमा, तो अगर मान लीजिए फसल नुकसान हो गया तो उसका मुआवजा देने में देरी लगा देंगे। फिर उसके बाद जो बीजा बोल रहा हूँ, जो बीमा करे थे, तो जो वादा किए थे उस समय, ठीक है, तो बीमा दावा जो है वो कैंसिल कर दें, बीमा दावा ही ठुकरा देंगे। इस तरीके की हरकतें करते हैं। और क्या देखें, हाँ, और भैया इनका साथ और ये समस्या है, आर्थिक कारण में ये चीज़ है कि भंडारण सुविधा नहीं है। पोस्ट हार्वेस्टिंग भंडारण सुविधा नहीं है। वही बोल रहा हूँ ना कि भाई स्कूलों को, कॉलेजेस को जब ये बंद रहते तो उनको बना दो स्टोरेज हाउस, पर सरकार को कहाँ ये सब ध्यान आएगा। इसके अलावा तो इसी भंडारण सुविधा में आप देखिए क्या, कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेयर हाउस हो गया। सरकार के पास ज़मीन है जो, ठीक है, ये ज़मीन है सरकार के पास, तो इसको उसमें खुले में बना देगी, जैसे बोरे रखे हुए हैं और फिर उससे एक पन्नी ढकी हुई है, पर ये नहीं कि इसको अच्छे सेट बना दे, सब कुछ कर दे। 40 अभी एक आयोजन में मध्य प्रदेश में ही एक सरकारी आयोजन था जो भी था, और उसमें 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है, सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम में। और ऐसे कितने कार्यक्रम होते हैं जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक के टेंट हाउस लगते हैं। एक दिन के लिए सीएम आ रहे हैं, एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए सीएम आ रहे हैं, उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ का टेंट लग जाता है। तो अब कितने में बन जाएगा वेयर हाउस, ऐसे में तो कितने वेयर हाउस बन जाएंगे। इसके अलावा अन्य अदर कारण क्या है, तो अदर कारण ये है कि कृषि पर निवेश का अभाव है। 3% जीडीपी का खर्च होता है कृषि पे, कृषि पर निवेश का अभाव है। दूसरा, R&D जो हो रही है कृषि पर, मतलब जैसे R&D हो रहा है, तो R&D में तो 0.64% टोटल खर्चा ही हो रहा है। इस 0.64% का 0.3% तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ कृषि में खर्च हो रहा है। फिर उसके बाद भाई कमज़ोर मार्केटिंग बड़ी कमज़ोर है, कमज़ोर विपणन तंत्र। जितनी तेज़ से मार्केटिंग किसी बिस्किट की होती है और उसको बेचा जाता है, उतना इसका नहीं होता ना। तो ये थे हमारे आर्थिक कारण। अब हमें देखना है क्या, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, अब देखिए सामाजिक कारण जैसे मैं आपको बताऊं, तो आप देखेंगे कि जाति और सामाजिक असमानता, जाति और सामाजिक असमानता कैसे, देखिए क्या हो रहा है कि जाति पदानुक्रम के कारण दलित पिछड़े वर्ग किसानों को संसाधन तक पहुंचने में भेदभाव होना। आपको याद होगा कि अभी क्या हुआ था मऊगंज में, जो नया जिला बना है मऊगंज, तो वहाँ क्या हुआ था कि एक कोल ट्राइब थी, एक कोल ट्राइब है, कोल ट्राइब तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा संकेंद्रण उसका रीवा सतनाम साइड ही है, और यहाँ उमरिया शहडोल इस क्षेत्र भी है, तो कोल ट्राइब थी। इनका ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति थे, उनसे चल रहा था विवाद। अब ये जो कोल ट्राइब का एक पर्सन था, ठीक है, ए पर्सन मान लेते हैं, ये इनके यहाँ खेत में काम करता था। अब इस बंदे ने, ये जो कोल ट्राइब का ये बंदा था, इसी ने ही ये जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति था, इसी के ज़मीन के बगल में अपने लिए एक ज़मीन खरीद ली। इस बात से नाखुश हो गया और फिर इसको मारा पीटा, ठीक है। बाद में इनका कुछ और विवाद हुआ तो इसका एक्सीडेंट करवा दिया गया कोल ट्राइब वाले लड़के का। तो कोल ट्राइब वाले लड़के ने क्या हुआ, लड़के घर वाले पुलिस केस करने गए इस ब्राह्मण वर्ग के लड़के के प्रति। अब पुलिस ने अब सुनवाई नहीं करी, या कोल ट्राइब के अकॉर्डिंग सुनवाई नहीं हुई, जो भी हुआ, तो वो नाखुश थे। वो नाखुश थे तो क्या हुआ, एक बार ये बंदा, ब्राह्मण वर्ग वाला बंदा, इस कोल ट्राइब वाले बंदे के गांव में आया, तो इस कोल ट्राइब वालों ने इस ब्राह्मण बंदे को बना लिया क्या, बंदी।
और खूब मारा पीटा, और फिर पुलिस आई और उनको छुड़ाने के लिए। अब पुलिस आ गई, ठीक है। देखिए, इन्होंने जो किया वो तो गलत है, लेकिन जब इसके साथ गलत हो रहा था तब पुलिस रिपोर्ट भी नहीं कर रही। तो अब पुलिस आ गई, जैसे पुलिस आई तो पुलिस वालों के साथ भी कोल ट्राइब वालों की लड़ाई झगड़े हो गए, और उसमें एक ऐसा एएसआई थे, उनकी जान तक चली गई। और फिर इस ब्राह्मण वाले व्यक्ति को भी इतना इन्होंने मारा पीटा कि इसकी भी जान चली गई। अब देखिए, कोई भी, वो पहले की बात अलग थी कि कोई भी ट्राइब ऐसा होता है कि सुन लेगी या बोझिल हो जाएगी या फिर झेल लेगी। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो भी इन चीज़ों से, सामाजिक असमानता से, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड होने से, भेदभाव होने से त्रस्त हो चुके हैं। तो इन्होंने एक कदम उठाया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इन्होंने अच्छा किया। कत्ल करना किसी का भी कानूनी रूप से गलत ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हुआ क्या, कि ये जो गांव था, ये जो वो ज़िला था जिसमें सब चीज़ें हो रही थी, तो ये आज के 2025 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2025 के आप डाल देना मऊगंज कोल ट्राइब केस ऐसा करके डालना तो आपको आ जाएगा। तो मऊगंज जो भी नया ज़िला बना रीवा से अलग होकर, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई आज 2025 में भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और बड़े लेवल पे हो रही हैं। तो ये इस वजह से क्या होता है, देखिए, इस व्यक्ति ने इसके बगल में ज़मीन खाई ली तो इसको मारने का प्रयास किया इसने, मतलब जान से मारने का नहीं, हाथ पैर तोड़ने का, ये सब चीज़ों का प्रयास किया। तो अब देखिए कि आज से अभी भी ये सब हो रहा है। तो इनके पास अगर संसाधन एक तो नहीं है तो वो समस्या है, संसाधन जोड़ें तो दूसरा कोई समस्या पैदा करें। तो ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था। तो ये सब समस्याएं जो है इनके साथ क्या हुआ, पैदा हुई। तो अब देखिए क्या होता है, अगर कोई किसान है ट्राइब्स का, दलित वर्ग का, तो उसको क्या होना, उसको बैंक से तो लोन मिलने में दिक्कत होगी ही, साहूकार महाजन भी लोन ना देगा, और पता नहीं जाति के नाम से तो और महंगा लोन देगा। यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है। इसके बाद हम देखें, इसी में ही देखें, तो बिहार में दलित किसानों के पास औसतन 0.2 हेक्टेयर ज़मीन है, जबकि बिहार में ओवरऑल 0.4 हेक्टेयर है। पर दलित किसानों के पास 0.2 है, मतलब ओवरऑल का भी आधा। और उच्च जातियों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। अब दूसरा क्या है, और शिक्षा और जो जागरूकता है उसका अभाव होना या कमी होना। बुंदेलखंड में 70% किसानों ने कभी ई नैम प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा, अरे भाई, जो एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं करता ना, वही बंदा ई नैम नहीं सुना है। इसके अलावा पारिवारिक दबाव और भूमि विभाजन, मतलब ये लड़ाई तो अलग चलती ही रहती है भाई भाई के बीच में, पारिवारिक दबाव और भूमि विभाजन। तो इसमें क्या होता है, विरासत मिली ज़मीन का निरंतर विभाजन होते जाना, ठीक है। अब वो ज़मीन तो कहीं नहीं जा रही है ना, लेकिन ज़मीन जो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही है। मतलब देखिए, लोगों के बीच पारिवारिक कलह से पटवारी काम कितना बढ़ जाता है, कितना उसको फ़ायदा भी हो जाता है। केरल में एक किसान की 2 हेक्टेयर ज़मीन 4 बेटों में बांटना, ये एक अभी केस आया था। तो 2 हेक्टेयर ज़मीन जो है 4 बेटों में बांट दी, मतलब 0.5 हेक्टेयर ज़मीन जो है सबके हिस्से में गई। हरियाणा में 60% किसानों में पैतृक ज़मीन को लेकर झगड़ा है। मतलब आप देखेंगे तो वो जो बोलते हैं ना, जरजोरू ज़मीन, इसकी वजह से सारे मामले होते हैं। तो ज़मीन की वजह से तो बहुत ही मामले होते हैं। आपका ज़मीन नहीं है ना, तो आप मानिए बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास, ज़मीन नहीं है तो बहुत अच्छा ही है आपके पास, और है तो फिर सिर्फ अपने ही नाम पे रहे। युवाओं का कृषि से मोह भंग होना, ठीक है ना। पंजाब 45% युवा खेती छोड़कर कनाडा और यूरोप जाना चाहते हैं, ऐसा 2022 के सर्वे में कहा गया। अब आप देखते हैं कि क्या, एपी ढिल्लों जितने लोगों को देख लो आप, क्या करते हैं, गाना ही तो बना रहे हैं। वो अब गुरु रंधावा लोग थोड़ी ना करेंगे, वो लोग चंडीगढ़ में रहे हैं वैसे। पर एक बात बोल रहा हूँ, अब सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी है इसी में ही, कि भाई उनके पास, एक सेकंड रुकिएगा। तो सामाजिक सुरक्षा का अभाव, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा का ना होना। अब क्या हो रहा है इससे, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या बुजुर्गों की सहायता आदि जो है ये नहीं हो पाती। जैसे चंडीगढ़ में एक किसान ने दिल की बीमारी के इलाज है तो 2 लाख का कर्ज लिया, और न चुकाने पर उसने सुसाइड कर लिया। मतलब आप समझ लीजिए ये चीज़ की
सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। फिर लैंगिक असमानता, जैसे महिलाओं को ज़मीन पर पैतृक अधिकार नहीं मिलना। अब देखिए तो 8% कर दिए हैं क्या, आपका रजिस्ट्री 8% कर दिए, तो प्लॉट व्लॉट जो महिलाओं के नाम से होने लगे, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है कि दे लव देयर वुमेन, है ना, दे लव देयर वाइफ्स, ऐसा उसका कोई, उसका 50% ही लेना देना है। तो 50% ये है कि भाई अगर हम 50 लाख की ज़मीन ले रहे हैं और 50 लाख का 2% कितना होता है बताइए, 50 लाख का 2% होता है आपको 50,000 होता है। 50,000 रुपये बच गए उसको रजिस्ट्री होने में। अगर वो मेल के नाम से रजिस्ट्री होती तो 50,000 और लगते। तो यहाँ आदमी बचा लेता है पैसे। अच्छा, अब पलायन और ग्रामीण समाज का टूटना ये भी हो रहा है। पलायन क्यों हो रहा है, कृषि में फ़ायदा नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गाँव से 60% युवा दिल्ली एनसीआर में पलायन किए हैं। ठीक। इसके अलावा परंपरागत सोच और नई तकनीक का विरोध। तो ये परंपरागत सोच कि भाई हम जो है सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि करेंगे, और दूसरा हम जो है खाद्यान्न कृषि करेंगे, बागवानी आगवानी में हम नहीं जाएंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आता है ऐसा कुछ बोलता है तो सब अडॉप्ट नहीं करना। परंपरागत सोच और नई तकनीक यूज़ नहीं करना, तो ये सब कारण बनते हैं। अब हम अगला देखें पॉलिटिकल रीजन। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल रीजन। तो पॉलिटिकल रीजन में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने जो है क्रिएट हो रही हैं। तो देखिए क्या हो रहा है पॉलिटिकल वाले में कि एमएसपी और कृषि नीतियों में अस्थिरता। ठीक, एमएसपी और कृषि नीतियों में अस्थिरता आ रही है। जैसे क्या होता है, चुनावी वादे हो गए, मतलब जैसे ही दो देखिए अभी 2029 में चुनाव होगा, 2028 के लास्ट में आप देखिएगा कि कैसे एमएसपी बढ़ेगा, फिर उसके बाद एक से एक सीमाएँ लग जाएगी। इसके अलावा किसानों की मांगों को नज़रअंदाज करना। किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, उनकी जो डिमांड थी वो छोड़ के सारी डिमांड मानी गई। ठीक है, देखिए मतलब वही होता है ना, जैसे एक लड़की की शादी हो रही थी और उस लड़की की डिमांड, खूब सारी डिमांड, मतलब उसी लड़की की कोई डिमांड नहीं थी। ठीक है, समझिएगा, जैसे घर वालों का ये था कि 50 लाख रुपए की कार देंगे दामाद को, फिर उसके बाद अच्छे से होटल से शादी करेंगे, ठीक है, और अच्छा खाना रहेगा, खूब सारे मेहमान आएंगे, संगीत का कार्यक्रम होगा और बहुत सारी चीज़ें करेंगे वेरियस। ठीक है ना, पर इस लड़की से ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा तुमको इससे शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो सेम ऐसे ही है, हम सब कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं, लेकिन हम तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। हम तुम्हारे, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं, हमें अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए कर देंगे, पर तुम्हें कोई 10 रुपए की चीज़ पसंद है वो हम तुमको नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर करोड़ों खर्चा कर देंगे। तो फिर क्या ही मतलब है। तो सेम ऐसे ही किसानों के साथ हो रहा है कि उनको हम तुम्हारा लोन माफ़ कर देंगे। अरे नहीं चाहिए भाई, मेरे को लोन माफ़ मत करो मेरा, मुझे इतना काबिल बना दो कि अपना लोन खुद भर दूँ। समझ गए, जैसे हम क्या करते हैं महिलाओं को कि मैं महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा करूँगा। अरे उसको इतना सक्षम बना दे भाई, तू हर जगह बॉडीगार्ड बन के नहीं आ सकता है। ठीक है, और हर किसी से तू भी नहीं लड़ सकता है। तो अगर कोई एक मेल है वो सोचे, हर इंसान रिलेटिवली एक दूसरे से क्या है, मजबूत है और कुछ नहीं है। ए बी से ज़्यादा मजबूत है तो ए से ज़्यादा मजबूत जेड होगा। तो कोई सोचे कि मैं सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा सक्षम हूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम किसी को 4 पटका नहीं दे सकते हो तो कोई तुमको एक बार में ही ऐसा पटक देगा कि तुम उठ ही ना पाओ। तो इतना किसानों को सक्षम बना दो ना भाई कि वो अपना कर्जा खुद भर लें। पर नहीं, हम तुम्हारा कर्जा भर देंगे, और यही आदत हो गई है इस देश में, दिक्कत ये है, और उसकी वजह से सबको नुकसान होता है। इसके अलावा और क्या हो रहा है कि आप देखिए 2023 में एमएसपी में 150 रुपये की वृद्धि हुई, इसी की बात बता रहा हूँ, जबकि उर्वरक और डीजल लागत 40% बढ़ गया। तो ये एक चीज़ है। फिर दूसरा, छोटे और सीमांत किसानों की उपेक्षा होना। छोटे और सीमांत किसानों की उपेक्षा होना। क्या हो रहा है इसमें, राजनीतिक दलों द्वारा बड़े किसानों और कॉरपोरेट फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि 86% किसान छोटे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इसके अलावा आप देखिए कर्ज माफ़ी का राजनीतिक दुरुपयोग।
कर्ज माफ़ी और वोट बैंक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो कर्ज माफ़ी क्या बन गया, वोट बैंक ही तो बन के रहेगी ना कर्ज माफ़ी। जैसे ही चुनाव आने वाला रहता है सरकार कर्ज माफ़ कर देती है, और इससे फिर क्या होता है, एनपीए बढ़ता है, जिससे क्या लेना देना सरकार को, टैक्स पेयर भरेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो रहा है, और ये होता है भाई साहब चुनावी वादों का खोखलापन। चुनावी वादों का खोखलापन, घोषणा पत्र में तो लिख दिए, जैसे नहीं कोई कॉलेज होता है कि स्कूल में स्विमिंग पूल है, जिम है, फलाना है, ठिकाना है, और जैसे ही आप कॉलेज गए तो पता चला कि जिम में एक तरफ के डंबल में 5 किलो लगा है, एक तरफ के डंबल में 4 किलो लगा है। स्विमिंग पूल तो है पर जब से बना तब से एक जिस साल चालू हुआ तो उस साल बस चला है, उसके अलावा पानी नहीं भरा है। ठीक है, और पानी भरा रहता है तो पानी गंदा साफ नहीं होता है। तो जब एडमिशन चालू रहता है तब तो चकमक चकमक दिखाने के लिए सब सही कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं चुनावी वादों में। जैसे चुनावी वादों में बोलेंगे एमएसपी की गारंटी देंगे, फसल बीमा कराएंगे, सिंचाई सुविधाओं के वादे देंगे। 55% ज़मीन सिंचित है, मात्र 45% अभी भी सिंचित नहीं है। मतलब जो देश कृषि प्रधान है उसमें कृषि तो कम से कम सही करा दो। हम बोलें कि हम ज्ञान प्रधान हैं तो हम आपको बोलेंगे कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है। नहीं, वो सोने की चिड़िया बस बने रहना है किताबों में। 2014 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया 2022 तक। अब आप देख लीजिए कि 2022 से गुजरे 3 साल हो गए। ठीक है, अब क्या ही हुआ होगा भगवान जाने। 2023 तक 50 एनएसएसओ बोलता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये इसी पे ही वादे हुए थे ना कि 2022 तक क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे फार्मर इनकम। 2023 में एनएसएसओ का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि जो 50% किसान हैं उनकी जो आय है वो 2500 रुपये माह से भी कम है। ठीक है, सरकारी योजनाओं भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में, ये तो मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार थोड़ी ना है। वो तो टाइम लिमिट ही क्या है, वो मतलब चीज़ ही ऐसी है कि वो ऐसा ही होगा, आप उसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं। कृषि सब्सिडी, बीमा या योजनाओं का फंड स्थानीय नेताओं अधिकारियों द्वारा हड़प लेना। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 70,000 करोड़ घोटाला। किस चीज़ का? महाराष्ट्र में सिंचाई हेतु। फिर केंद्र राज्य संघर्ष और नीतिगत अराजकता। कैसे भाई? देखो क्या होता है, अब ममता दीदी जो है, अब कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60% पैसा लगा राज्य का, स्टेट का, सॉरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। केंद्र राज्य अराजकता लिख देता हूँ, केंद्र राज्य संघर्ष मान लीजिए। 60% केंद्र ने दिया, 40% स्टेट ने दिया। अब उस ये बना के बैनर, इसमें लगेगी पीएम की फ़ोटो, इसमें लिखा रहेगा फलाना फलाना फलाना। अब ये 40% जो स्टेट वाले ने दिया है, बोले भाई हमारे भी तो लगाओ। ठीक है, चुनाव प्रचार तो तुम्हारा होगा, 40% तो पैसा हम दिए, हम भी तो दिए 40% पैसा, तो उसमें हमारी भी तो फ़ोटो लगाओ, तुम्हारी पार्टी की नहीं तो क्या होगी। तो ये एक संघर्ष चलता है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना वहाँ लागू करना था तो बहुत नाटक हुआ वेस्ट बंगाल में, या और भी कई स्कीम्स के लिए ऐसा हुआ। बंगाल में पीएम किसान योजना लागू करने से इनकार करने पर 7 लाख किसानों को लाभ नहीं मिला। ठीक है, पर ये भी तो बात सोचने वाली है ना कि भाई तुम्हारी उस फोटो क्या को लगे, हमारी फोटो लगाओ। प्रधान मंजू देवी बन रही हैं अगर, तो उसमें प्रधानपति की फ़ोटो तो लग रही है, तो मंजू देवी की फ़ोटो तो उनसे बड़ी होनी चाहिए ना। वैसे प्रधानपति की फ़ोटो लगनी ही क्यों चाहिए भाई? अगर प्रधान ही प्रधान होता, समझ रहे हैं, तब क्या मंजू देवी की फ़ोटो लगती? तब नहीं लगती। अब देखिए इन्वायरमेंटल कारण है। क्या इन्वायरमेंटल कारण है? कि भाई इतना फर्टिलाइज़र यूज कर लिए हैं कि मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो गई है। डीएपी, यूरिया, वनों की कटाई, अतिचारण, मृदा अपरदन, लवणीकरण, ये सब चीज़ें। इसके अलावा और क्या हो रहा है
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहा है भाई। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, कभी भी पानी बरस रहा है, कभी भी गर्मी पड़ रही है, ठंडी में गर्मी, गर्मी में बरसात, बरसात में ठंडी, ये सब पड़ रहा है। फिर पराली जला रहे हैं ये भी, तो दिल्ली की तो ऐसी तैसी हो जाती है। वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास का विनाश। तो वनों की कटाई भी कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्राकृतिक आवास हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उनके। तो इससे मृदा अपरदन हो रहा है भाई। फिर जल संकट, इतना ज़्यादा पानी यूज करना, वाटर लॉक्ड खेती करना, ऐसी फसल बोना जिसमें बहुत पानी लग रहा है, तो जल संकट हो रहा है, तो इससे भूजल का दोहन हो रहा है। फिर कीटनाशकों का प्रभाव, ज़बरदस्ती में खूब सारे कीटनाशक डाल रहे हैं, तो कीटनाशकों का प्रभाव, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं जिनको मार रहे हैं, वो खुद ही कीट प्रतिरोधी हो जा रहे हैं, और इससे जल प्रदूषण ही बढ़ रहा है, क्योंकि वो वापस भूमि में जाता है, भूमि से भूमिगत जल में जाता है, और फिर आपके नल से आपके घरों तक, नल से आपके मुख तक पहुंचता है, फिर आपको परेशान करता है। तो ये सब मोटा माटी जो है कृषक संकट के रीजन है। अब इससे क्या होता है, अब देखिए दुष्प्रभाव क्या पड़ता है इससे। ये इम्पैक्ट पड़ता है कि फार्मर्स जो है अपना जीवन जो है वो त्यागने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आती है। देखिए क्या हुआ, जैसे अगर आप देखेंगे कि एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखेंगे, तो एनसीआरबी के डेटा में देखेंगे आप, तो हर 2 घंटे में एक खेतिहर मजदूर जो है वो अपना जीवन त्याग रहा है। हर 2 घंटे में, समझ रहे हैं, हर 2 घंटे में आप जो चाय पी रहे हैं ना, उसमें एक किसान जो है अपना जीवन त्याग दे रहा है। 2021 में भारत में 5,563 खेतिहर मजदूरों ने क्या किया, अपना जीवन त्याग। अब देखिए आपको लेटेस्ट जो एनसीआरबी का डेटा बताता हूँ मैं। एनसीआरबी 2022, देखिए यूट्यूब पॉलिसी की वजह से ये जो वर्ड है ना, कहाँ गया, ये जो वर्ड है मैं इसको बोल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं जीवन त्याग बोल रहा हूँ। तो अब मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं कि मैं उसको बीप कर दूँ, ठीक है, तो इतना कष्ट मैं उठाऊँगा नहीं फ़िलहाल। तो एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये बोलता है कि 2022 में टोटल, एक मिनट ना, एनसीआरबी 2022 टोटल जो जीवन त्यागा लोगों ने, उनकी संख्या थी 11,290। इस 11,290 में से जो फार्मर हैं, मतलब टोटल 11,290 लोगों ने जीवन त्यागा, किस क्षेत्र के, इस कृषि क्षेत्र के। तो फार्मर हो गए, और एग्रीकल्चर में जो श्रमिक हो गए, ये 2 टाइप के लोग हो गए। फार्मर की संख्या थी 5,207, वहीं कृषि श्रमिक की संख्या थी 6,083, जिसे मैंने शुरू में खेतीहर मजदूर बताया था आपको। तो महाराष्ट्र का विदर्भ सबसे खराब हालत में है, किस मामले में, इन दोनों मामले में। एमपी में लास्ट 6 ईयर में, एमपी में लास्ट 6 ईयर्स में 1,318 जो किसान हैं उन्होंने क्या किया, अपना जो जीवन है वो नष्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र टॉप पर है इस मामले में, और हमारा जो एमपी है वो आपको दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, ठीक। तो ये है खराब हालत, ये है किसान संकट का प्रभाव, ठीक है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना किसान संकट कारण, अब प्रभाव ये है उसके। दूसरा क्या प्रभाव पड़ रहा है, खाद्य सुरक्षा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। जो फसल है वो ख़राब हो जा रही है, या उसका 10 किलो प्रोडक्शन होना था तो 5 किलो प्रोडक्शन हुआ, कमी आ रही है। तो उत्पादकता दोनों घट रही है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। तीसरा आप देखेंगे माइग्रेशन हो रहा है। कैसे माइग्रेशन हो रहा है, जो आपके किसान हैं वो क्या करने के लिए, जो
फार्मर है, अरे जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, वो खेती छोड़ रहा है और कहाँ जा रहा है, शहर जा रहा है। क्या करने जा रहा है शहर, जॉब करने नहीं, मजदूरी करने जा रहा है शहर। ठीक है, तो ये माइग्रेशन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी ये भी अपने चरम पर आ रही है। इसके अलावा बैंक जो है, बैंकों में एनपीए बढ़ रहा है। जैसे आपको बताया कि 23 लाख करोड़ का कर्ज है बैंकों के ऊपर, किसानों का। अभी सरकार ने सब जो है स्कीम्स बना दी। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, परिणाम होते हैं एक बार। तो ये तो मैंने आपको बता दिए प्रभाव थे। अब थोड़ा सा इसको लिख के बता देता हूँ। ये सब आपने जो देखा अभी, ये सब तो थे ही। हमें देखना है कि जो फार्मर डिस्ट्रेस है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है तो इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक और हेल्थ। अच्छा, कैसे पड़ता है। आर्थिक क्या पड़ता है, किसान आय में गिरावट या कमी। छोटे किसानों की औसत आय 10,000 से 12,000 रुपये है। ठीक है, और क्या होता है, जो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका पतन होना शुरू होता है। जैसे महाराष्ट्र पंजाब में कृषि संकट ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। ठीक है, तीसरा क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन आती है, खाद्य मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, जैसे टमाटर की कीमत 140 रुपये पहुंच जाएगी। अभी प्याज का रेट, ये आज चल रही है जुलाई 2025। आज प्याज का रेट क्या होगा, अभी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मैगी है। आप रुक जाइए, कुछ दिन बस रुक जाइए, आपको 80 रुपये किलो तक प्याज मिलेगी। खाद्य मुद्रास्फीति, फिर उसके बाद कर्ज का बोझ है, ये दुष्प्रभाव पड़ता है ना, कर्ज का बोझ। इसके अलावा फसल बर्बादी। तो फसल बर्बादी क्यों हुआ, क्योंकि भंडारण नहीं था, तो ये फसल बर्बाद हुई। तो पहले, अब फसल तो उग गई थी ना भाई, मतलब पैसे तो लग गए होंगे इनके, तो अब वो बर्बाद हो गए पैसे। इसके अलावा सामाजिक दुष्प्रभाव के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव देख लीजिए। क्या है, मृदा में गिरावट। क्यों आएगी मृदा में गिरावट, हरियाणा में, पंजाब में रासायनिक उर्वरकों का इतना प्रयोग हुआ, 75% भूमि जैविक पदार्थ से खाली हो गई। ठीक है, जल संकट। कैसे हुआ जल संकट, पंजाब में 90% भूजल दोहन हो चुका है। गंगा जमुना में रासायनिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड पानी कमी से मार तो झेल ही रहा है, तो जल संकट पैदा हो रहा है फार्मर डिस्ट्रेस की वजह से। फिर उसके बाद जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, एकल फसली कृषि कर रहे हो तुम, एकल फसली प्रणाली से स्थानीय बीजों को लगभग खत्म कर दिया इसकी वजह से। इसके अलावा और क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता चक्र, तो जैसे सूखा आना, बाढ़ आना, ये सब चीज़ें हो गई। तो फार्मर डिस्ट्रेस मतलब कृषक संकट के ये सब दुष्प्रभाव हैं। आर्थिक प्रभाव ये पड़ता है, सामाजिक ये पड़ता है, पर्यावरणीय ये पड़ता है। तो पर्यावरणीय हमने देख लिया। अब आप सामाजिक देखिए, सामाजिक दुष्प्रभाव क्या है कि पलायन और शहरीकरण। तो प्रतिवर्ष लाखों किसान कृषि छोड़कर शहर में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2011 से 2021 के बीच इन 10 सालों में कृषि कार्य में 20% की कमी आई। फिर उसके बाद आप
आपको मैंने बताया कि जो किसान अपना जीवन त्याग दे रहे हैं वो एक समस्या बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। इसकी वजह से क्या होता है, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और बच्चा ठीक ठाक, मतलब बच्चे को मलेरिया हुआ है और टाइफाइड की चीज़ दे देंगे उसको। फिर राजनीतिक कारण में क्या हो रहा है, मतलब राजनीतिक दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है कि किसान आंदोलन 2020-21 हुआ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली में, आपने देखा ही होगा। फिर कृषि कानून जो है वो वापस लिए जा रहे हैं, ठीक स्तर पर नहीं बनाए जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ग्रामीण शहरी विभाजन हो रहा है आपका। और क्या हो रहा है, सरकार और किसान के बीच जो है गैप आता जा रहा है, ठीक है। हेल्थ में ये है कि कीटनाशक जो है, कीटनाशकों का जहरीला प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों को हार्ट अटैक जैसी चीज़ें आ रही हैं, कैंसर जैसी चीज़ें हो रही हैं। NFHS 5 के डेटा के अनुसार ग्रामीण भारत के 35% बच्चे जो हैं कम वजन के हैं। 35% चाइल्ड जो हैं अंडर वेट है। वहीं आय की मतलब इस कुपोषित होने का एक कारण यही है कि आय की कमी है, क्योंकि वो पोषण नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। तो ये सब तमाम जो परिणाम है, दुष्प्रभाव हमने देखे। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरीके से आपको याद नहीं रह पाते, तो मैं आपको एक बढ़िया सा बता देता हूँ कि आप इसको तो याद ही रख लेना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ मैं लिखता हूँ दुष्प्रभाव किसके, फार्मर डिस्ट्रेस के दुष्प्रभाव। क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। ये दुष्प्रभाव हो रहा है, जीवन त्याग देना, कृषि वृद्धि दर है उसमें कमी आ रही है। और क्या हो रहा है, खाद्य सुरक्षा कम हो रही है, समाप्त हो रही है। कृषक आय जो है कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। इसके अलावा उनके पास फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है। अगर आपके जेब में 10 रुपये नहीं, पैसे नहीं है ना, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। आपके जेब में पैसे हैं, आप चीज़ें मैनेज कर लेंगे। पलायन, पैसा सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये सब अपनी जगह है, पर इकोनॉमिकल सिक्योरिटी बड़ी चीज़ है। पलायन हो रहा है। इसके अलावा निर्धन है और निर्धन होते जा रहे हैं, बेरोजगार भी होते जा रहे हैं। और बैंक जो हैं उनके NPA होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, कृषि छोड़ रहे हैं, युवा कृषि की ओर आ नहीं रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है प्रभावित हो रही है, क्यों, क्योंकि उसको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं दुष्प्रभाव के रूप में। अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इसमें किस चीज़ के लिए, जितनी भी कृषि से रिलेटेड स्कीम है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें एक नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो वैसे तो अलग अलग बने हैं, नीतिगत, ठीक है, और वो सब चीज़ें, पर अगर एक नॉर्मल बात करूं मैं, तो जैसे मान लीजिए एक हो गया आपका कि क्या करना चाहिए। जैसे एक क्या चलता है, शॉर्ट टर्म चलता है कि भाई कृषि ऋण माफ़ी कर दो, ठीक है। और क्या चलता है आपका, वायदा बाज़ारों को मजबूत करो, वायदा बाज़ार मजबूत करना। एक क्या चलता है आपका, फसल बीमा जो है उसका स्कोप बढ़ाओ। फिर एक क्या चलता है, जो रूरल अर्बन मार्केट है इसको ऐड करो या बढ़ाओ इसको। फिर एक चलता है ई नैम चलता है। फिर और क्या चलता है, और आपका जैसे
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चलता है। और क्या चलता है कि ब्रांचेस बढ़ाओ, किसकी, बैंक की, ताकि क्रेडिट मिले, लोन मिले, ये तो चलता ही है। इसके अलावा और अगर सॉल्यूशन देखें तो जैसे एग्री स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जैसे सहकारिता हो गई, एफपीओज हो गए, ये सब हो गए। अब इसके अलावा स्मार्ट खेती हो गया। अच्छा, अब कुछ जो आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं बोल नहीं रहा था, स्कीम, तो देखिए, पीएम किसान किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम मानधन, ये सब एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। किस पीएम नहीं है ये, किसान मानधन योजना है, ठीक है। और क्या है, पीएम किसान, पीएम मानधन हो गया। और क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर फसल प्राइम मिनिस्टर वो नहीं, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, एमएसपी हो गया आपका, ठीक है। और क्या है आपका, सॉइल हेल्थ कार्ड है, ई नैम है, अभी एक धन धान्य योजना आई है, पीएम धन धान्य योजना, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 2020 में आया है ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें स्कीम है, ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, जो किसान है उसके डिस्ट्रेस को कम किया जा सकता है और किसानों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। तो सब हमने देखा, इसमें हमने कारण जाने, इसमें हमने दुष्प्रभाव जाने और सॉल्यूशन जाने। तो एक अलग सा वीडियो आएगा, उसमें सिर्फ स्कीम्स रहेगी और आपका पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम का पूरा मसला ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.